नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिंदी नाथ पर। तो आशा उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, तो आपके सामने कुछ सहयोग, आपके साथ में आपके लिए कुछ मैं भी सहयोग आपको दे रहा हूं। ये डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ रहा है, जिसमें हिंदी भाषा, सामाजिक विज्ञान और बाल विकास के प्रश्न आपके सामने होते हैं। तो एक बार सभी साथी आइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 5वां। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका है 5वां। आज हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आ जाइए साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ। चलिए आइए, कह रहा है कि पहला पार्ट आइए, आपको देखिए इसमें पहला है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसमें आपके 30 प्रश्न होने वाले हैं। आपके 30 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? बुद्धि परीक्षण का निर्माण इनमें से सबसे पहले किसने किया था? कह रहा है एल्फ्रेड विने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स एडवर्ड या डेविड वेस्लर। तो किसने किया था? एल्फ्रेड विने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और इन्हीं को जन्मदाता भी कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है एल्फ्रेड विने को। ठीक है, तो पहला सही उत्तर होगा ए। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है क्या? सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है, या सीखने के समय आकलन कर रहा है, या सीखने का आकलन कर रहा है? तो क्या कर रहा है वो? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? बी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न नंबर 3। कक्ष में जेंडर लिंग विभेद दर्शाता है क्या? कि विद्यार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या पुरुष विद्यार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या शिक्षकों के निष्पादन को प्रभावित करता है। तो क्या करता है? कक्ष में जेंडर लिंग विभेद क्या करता है? कि शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो सही उत्तर तीसरे का ए हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 4। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? कह रहा सही धारा प्रवाह बोलना होगा, या जानना समझना व लिखना होगा, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना होगा, या ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ध्वनि संरचना में चिंतन करना और उस पर हेर फेर करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ध्वनि संबंधी जागरूकता। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। कह रहा व्यवहार एवं वातावरण पर नहीं, व्यवहार एवं वातावरण पर नहीं, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन और पोषण और आनुवांशिकी एवं वातावरण पर। तो प्रकृति पोषण विवाद संबंधित है साथियों आनुवांशिकी एवं वातावरण पर। आनुवांशिकी एवं वातावरण पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जहां पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना को, यह क्या है कि जो यहाँ पर प्रकृति शब्द किसको दर्शा रहा है? आनुवांशिक संरचना को दर्शा रहा है। किसको? आनुवांशिक संरचना को यहाँ यह प्रश्न दर्शा रहा है। और पोषण शब्द वातावरण को दर्शा रहा है। पोषण शब्द किसको दर्शा रहा है? वातावरण को दर्शा रहा है। इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी होगा। सही उत्तर क्या होगा साथियों? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 6वां, मानव विकास होते हैं। तो मानव विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। कुछ सीमा तक अमानवीय होता है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो मानव का विकास जो होता है साथियों, वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मानव का विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। 6 का सही उत्तर हो जाएगा सी।
हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए मानव का जो विकास है यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मानव का जो विकास है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मात्रात्मक इसलिए तो जो मात्रात्मक इसलिए क्योंकि ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के विकास जहां पर कुछ रुकने के बाद भी, जैसे मान लीजिए शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास अगर रुक भी रहा है तो उसके बाद भी मानव में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका विकास होता रहता है। इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार है, या इको क्लब है, या सार्वजनिक पुस्तकालय है, या स्वास्थ्य क्लब है, या स्वास्थ्य क्लब है। तो क्या हो जाएगा सबसे कौन सा निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगा? सार्वजनिक पुस्तकालय। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय होगा, क्योंकि परिवार और इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की सक्रिय प्रक्रियाओं में आती हैं। किसमें आती हैं? सक्रिय प्रक्रियाओं में आती हैं। जबकि जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, यह संप्रेषण के माध्यम से यह बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। सही उत्तर सातवें का सी होगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो बताइएगा। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों में सुदृढ़ बनाती हैं, या एक समृद्ध और संविधान विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, जितना संभव हो उतना ही आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। नहीं तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना संज्ञानात्मक विकास द्वारा समर्थित है। संज्ञानात्मक विकास द्वारा समर्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सीखने की शैली का एक उदाहरण है? कह रहा संग्रहण है, स्पर्श संबंधी है, या तथ्यात्मक है, या चाक्षुष है? तो क्या है? सीखने संबंधी शैली का एक उदाहरण चाक्षुष है। क्या है? चाक्षुष है। तो जिनके बोध नेत्र, देखिए चाक्षुष कहने का मतलब क्या है? चाक्षुष इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नेत्र। चक्षु मतलब क्या होता है? नेत्र, आंख। तो सीखने संबंधी एक उदाहरण यानी चाक्षुष शब्द का जो संबंध है वह किससे है साथियों? नेत्र से है। नेत्र से है जो सीखने के शैली, जो सीखने को क्या करता है? सीखने की शैली संबंधी उदाहरण को दर्शाता है। सीखने की शैली संबंधी उदाहरण को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। खाली स्थान पहले है। प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने या आवश्यकता को संबोधित करती हैं, या आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? भावात्मक, सुरक्षा उन्मुखी, संरक्षा उन्मुखी, या प्रभावी? तो क्या हो जाएगा? भावात्मक प्रेरणाएं। भावात्मक प्रेरणाएं 10 का पहला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? अध्यवसाय, संवेगी, वचनबद्धता या अभिप्रेरणा। वचनबद्धता या अभिप्रेरणा। तो क्या हो जाएगा साथियों? यह अभिप्रेरणा को दर्शाता है, उपलब्ध करवाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 11 का डी। आइए अगला प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अधिगम को सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित करता है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से
दबाव या अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। कह रहा है कि सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय नकारात्मक, माता पिता की ओर से दबाव नकारात्मक, सहपाठियों से प्रतियोगिता नकारात्मक, लेकिन अर्थपूर्ण संबंध जो है ये सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अर्थपूर्ण संबंध, तो ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा 12वें का बी होगा। आ जाइए आगे, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है, किससे, समझ से, सृजन से, विश्लेषण से या स्मरण से, या स्मरण से। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 13, तो किसमें, सृजन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने को कहा जा सकता है, अधिक समय देने को कहा जा सकता है। सही उत्तर आपका होगा बी। आगे, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कह रहा गतिक प्रक्रमण, विचार करना, याद करना या समानुभूति देना। तो कौन सा, समानुभूति देना। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। सर्वाधिक उचित तरीके से किससे किया जा सकता है। कह रहा निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो गणित की बात कर रहा है साथियों, किसकी बात कर रहा है, गणित का। और गणित का जो निर्योग्यता का आकलन, यानी कि गणित की निर्योग्यता, निर्योग्यता मतलब कम जानकारी, कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, क्यों, बच्चा सीख नहीं पा रहा है क्यों, इसकी जानकारी करने के लिए, तो गणित के अधिगम की जानकारी करने के लिए आकलन का परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीका पूछ रहा है। कह रहा निदानात्मक होगा, उपलब्धि परीक्षण होगा, या स्क्रीनिंग होगा, या अभिक्षमता होगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा। क्या होगा, सबसे बेहतर या बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, निदानात्मक परीक्षण। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर की प्रवाह पूर्णता, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व कौन सा आता है। गुण आता है, अपसारी चिंतन, प्रतिभा या त्वरण। गुण, अपसारी चिंतन, प्रतिभा या त्वरण आता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए आ जाइए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि गुण होगा, अपसारी चिंतन होगा, त्वरण होगा या प्रतिभा होगा। तो प्रवाह पूर्णता या व्याख्या या मौलिकता और लचीलापन के साथ अपसारी चिंतन आता है। इसके साथ क्या आता है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी होगा। सही उत्तर होगा बी। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। समावेशी शिक्षा के लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा या शक्तिशील शिक्षा। कह रहा सभी के लिए शिक्षा, किसके लिए, विद्यालयों में सभी के लिए और सभी की शिक्षा, ऐसा हम प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यह प्रचार वाक्य है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, समावेशी शिक्षा हो सकता है, पृथक शिक्षा। पृथक यहाँ कह रहा सभी के लिए, तो अलग अलग, पृथक का मतलब क्या, अलग अलग होता है, तो अलग अलग तो नहीं होगा, पृथक नहीं होगा। संयोगात्मक या सहयोगात्मक भी नहीं होगा, शक्तिशील भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सभी की, और सभी लोग कहाँ आएंगे, जब उनको समायोजित करेंगे तो समावेशी शिक्षा कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल
की जाती है? कह रहा संवेग, उत्प्रेरणा, आवश्यकता, पुरस्कार। तो आवश्यकता का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर 18 का बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? कह रहा प्रायोगिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। संसाधन पूर्ण बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। तो देखिए साथियों, स्टर्नबर्ग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के रूप में तीन रूप यहाँ पे होता है। तीन रूप, एक होता है व्यवहारिक बुद्धि दिया गया है, व्यवहारिक, सृजनशील और विश्लेषणात्मक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि, सृजनशील बुद्धि और विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो कौन कौन सा इसमें दिया है? देखिए, एक प्रायोगिक है, गणितीय है और संसाधन पूर्ण है। और एक क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा इसमें दिया गया है? ये दिया गया है आपका व्यवहारिक बुद्धि, सृजनशील बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और संश्लेषणात्मक बुद्धि। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी होगा। चलिए आते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20। 1 वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथ से सोचते हैं, कह रहा है जब आंख, कान, हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक, इंद्र जनित गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर या मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो क्या होना चाहिए सही उत्तर? इंद्रजनित गामक स्तर। इंद्रियां हैं आंख, कान, हाथ से बच्चा क्या कर रहा है? सोच रहा है, अनुभव कर रहा है, देख रहा है। तो यह किस स्तर को दर्शा रहा है? इंद्रजनित। किससे? इंद्रजनित। तो यह जो सिद्धांत इंद्रजनित गामक स्तर, ये जो सिद्धांत दिया गया है, यह किसके द्वारा दिया गया साथियों? यह पियाजे के। यह सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का इंद्रजनित गामक स्तर का सिद्धांत के तहत होगा। तो सही उत्तर होगा बी। 21 नंबर प्रश्न आ जाइए। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू उपेक्षित होती है या कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन सी पहलू की उपेक्षा होती है? तो जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। किस पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। क्योंकि ये जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है साथियों, ये केवल सांस्कृतिक, भाषाई व सामाजिक पक्षों की ही बात करती हुई दिखाई देती है। किसकी? केवल सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पक्षों की इनकी बात करती है। ये किसका? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का जो विकास है, ये सांस्कृतिक की बात करती है, भाषा की बात करती है और सामाजिकरण की बात करती है, लेकिन जैविकरण की बात नहीं करती है, जैविकी की बात नहीं करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। सही उत्तर होगा बी। उपेक्षा होती है, यानी उपेक्षा होती है जिसको क्या किया गया? नकारा गया है। एक तरह से इस समझ सकते हैं कि वाइगोत्स्की के विकासात्मक सिद्धांत में किसको नकारा गया है? तो जैविकीय को नकारा गया है, या उसकी उपेक्षा की गई है, या उसको कम महत्व दिया गया है। ठीक है, या उसको कम महत्व दिया गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, या अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। कह रहा कम कुशलतापूर्ण, नकारात्मक वाक्य है। इसको देखते ही क्या करना है? काट देना है, उत्तर नहीं देना है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। कह रहा भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, या गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। तर्क के बारे में पूछा जाता है तो क्या होगा? अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में क्या होती हैं? अच्छी होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, ये देखिए, यह
क्या है कि अधिगम हमको क्या करना है, ये उत्तर देखिए क्यों नहीं कर सकते। गणित के सवाल में अच्छा सीखती हैं लेकिन उन्हें कठिनाई आती है। ये लिंग विभेद को हम नहीं दर्शा सकते हैं, लिंग विभेद को नहीं दर्शा सकते हैं। तो यह क्या है, लड़कियों के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। यह कह रहा भाषिक और संगीत संबंधी क्षमताएं अधिक रखती हैं, नकारात्मक प्रभाव ये लिंग संबंधी प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है। और कह रहा कम कुशलतापूर्ण, तो कम कुशलतापूर्ण तो होना ही नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला होगा। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। आ जाइए 23 नंबर प्रश्न, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। कह रहा विश्लेषणात्मक रूप से अलग है, मुक्त अंक से अपसारी या समस्या समाधान से अलग है, या समस्या समाधान से अलग है। तो किस रूप से अलग है, विश्लेषणात्मक रूप से अलग है। तो ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षकों में सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है, और यह विश्लेषणात्मक प्रणाली को प्रदर्शित करती है। किससे, विश्लेषणात्मक प्रणाली को प्रदर्शित करती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 24 आइएगा, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर जो है चाक्षुष स्मृति का हास से संबंधित है। किससे, देखिए पढ़ने संबंधी बात कर रहा है। कह रहा डिस्कैलकुलिया होगा, डिस्ग्राफिया, डिस्प्राक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, या डिसलेक्सिया होगा, या डिसलेक्सिया होगा। तो किससे, पढ़ने संबंधी, तो पढ़ने संबंधी विकार आ रहा ना। कह रहा कि अक्षरों के क्रम को पढ़ने संबंधी कठिनाई हो रही है, तो क्या हो रहा है, उसको डिसलेक्सिया का शिकार है। किसका है, डिसलेक्सिया का शिकार है। चलिए प्रश्न नंबर आ जाइए आगे 25, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। कह रहा है रिया जो एक छात्रा है, वह पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यह क्या है, सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह सहयोग की नैतिकता से संबंधित है, सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर आ गया 26, शिक्षक जो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, या शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों के आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है, या व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। कह रहा है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, किसके आधारित, छात्र आधारित नहीं, विद्यालय आधारित। कह रहा है किसके आधारित, विद्यालय आधारित। तो वे क्या करेंगे, वे व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखेंगे, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखेंगे। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा। सही उत्तर आपका होगा सी। आ जाइए प्रश्न नंबर 27, अल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो क्या अल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत में सही है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए।
सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर आ जाइए 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके हैं? जीन पियाजे द्वारा दिए गए हैं या जेवी वाटसन द्वारा, लेव वाइगोत्स्की या यल थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो यह विचार जो दिए गए हैं साथियों, यह कह रहा है किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये विचार लेव वाइगोत्स्की के विचार हैं। ये लेव वाइगोत्स्की के विचार हैं कि बच्चे एक अवधारणा को जब सीखते हैं, बच्चे एक अवधारणा को जब सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा उनके की गई गलतियों या त्रुटियों को कम करने में मदद मिलती है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थॉर्नडाइक की प्रयास एवं त्रुटि संबंधी नियम। आ जाइए अगला 29 नंबर प्रश्न। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो गया, ये आपका है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर आ जाइए 28। प्रयास एवं, सॉरी साथियों ये नहीं होगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत यल थॉर्नडाइक, किसने दिया था? यल थॉर्नडाइक ने। तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर आपका होगा यल थॉर्नडाइक। डी सही होगा 18 का, इसको सही करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 29 नंबर प्रश्न। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसमें? विशिष्ट विवरण व एकाग्रता केंद्रित करने में, अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने में, या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में, या विशेष क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण में। तो सिद्धांत चित्र जो होते हैं, चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योजना को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ को बढ़ाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। 29 का सही उत्तर सी होगा। प्रश्न नंबर आ जाइए आगे 30वां। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, या सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। क्या हो जाएगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। तो ये निदानात्मक तर्कणा में छात्रों को किससे संबंधित है, किसके सम्मुख आते हैं कि सामान्य से बच्चे विशिष्ट की ओर तर्कणा करते हैं और उनके पश्चात उन्हें उदाहरणों या नियम के बारे में, उदाहरणों या नियम के द्वारा वे सीखते हैं एवं विशिष्ट परिस्थितियों में उसका वो उपयोग को बता सकने में सक्षम होते हैं, बता सकने में सक्षम होते हैं। सही उत्तर इसका डी होगा। चलिए आते हैं आगे प्रश्न। अब आगे आपका भाषा, हिंदी। भाषा आगे आपका हिंदी। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है? दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। तो बताइए सही उत्तर क्या इसका होगा? कह रहा है कि अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, या अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि। तो भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को, किसको? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, यानी बीच में मातृभाषा का प्रयोग किए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। वह जो विधि है वह क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। तो यही सही उत्तर होगा इसका, डी सही उत्तर होगा 31 का। आ जाइए आगे। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, इसलिए खेल भाषा को विस्तार देते हैं।
खेल में आनंद आता है इसलिए, या खेल से शारीरिक विकास होता है इसलिए, नहीं। खेल क्या करते हैं, भाषा को विस्तार देते हैं, भाषा को बढ़ाते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्व है कि खेल खेल में बच्चे कई भाषाओं को सीख सकते हैं या सीख लेते हैं। आ जाइए 33 नंबर प्रश्न। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना है, भाषा का विस्तार करना। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता का विस्तार करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, या प्रश्नों का उत्तर सरलता से याद करवाना, या बच्चों को उत्तर सरलता से अभ्यास करवाना। देखिए कह रहा है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य, जो पाठ पढ़ते हैं बच्चे उसके अंत में देखते होंगे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए रहते हैं, कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न, कुछ लघुत्तरी प्रश्न, कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए गए रहते हैं। तो कह रहा कि भाषा यानी कि जो पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर दिए गए रहते हैं, पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर या अभ्यास या गतिविधि का जो दिया गया रहता है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, उसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो क्या है, भाषा का विस्तार करना, उसका उद्देश्य भाषा का विस्तार करना है, बिल्कुल है। सृजनात्मकता का विस्तार करना, बिल्कुल है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना उसका कोई उद्देश्य नहीं है, प्रश्नों के उत्तर को सरलता से याद करवाने का उसका उद्देश्य नहीं है। यही सही प्रश्नों का ये उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 33 का डी। आ जाइए 34। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, जो सरल भाषा वाले हों, या बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, पाठ से ही संबंधित हो या बिल्कुल आधारित हो ना हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो बच्चों को स्वयं से कुछ समझने या सीखने का अवसर प्रदान करें वही क्या हो जाना चाहिए, पठन पाठन के अंत में जो अभ्यास एवं गतिविधियां होती हैं वह बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से होना चाहिए, भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? किसी विषय पर चर्चा करना सबसे कम महत्वपूर्ण है, किसी विषय पर चर्चा करना सबसे कम महत्वपूर्ण है, या बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, या प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कह रहा कि भाषा शिक्षण में जो बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वही है प्रश्नों के उत्तर देना। प्रश्नों के उत्तर देना नहीं, प्रश्नों के उत्तर पूछना, क्योंकि हम सिखा रहे हैं बच्चों को, हम बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो वह यही क्या है, उसका सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब देखिए अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये तो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं किसकी साथियों, मौखिक कौशल के विकास की बात कर रहे हैं, मौखिक कौशल के विकास की बात कर रहे हैं। तो अपनी बात को कहने का पूरा मौका जब देंगे बच्चे को तो उसके मौखिक कौशल का विकास होगा, बच्चा बोलेगा। अब कह रहे बच्चे की बात को धैर्य से सुनना, बिल्कुल बच्चा बोलेगा और आप सुनेंगे धैर्य से तभी तो उसका मौखिक कौशल का विकास होगा, उसके बोलने की क्षमता और बढ़ेगी। कह रहा किसी विषय पर चर्चा करना, तो चर्चा करेंगे तो बच्चा बोलेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न के उत्तर पूछना, ऐसा नहीं है कि बच्चे से हम प्रश्न के उत्तर पूछ रहे हैं तो अब वहां तो बच्चा डर जाएगा, उसके मौखिक कौशल का विकास नहीं होगा। लेकिन उसको स्वतंत्र हम छोड़ देंगे कि बच्चा बोल रहा है, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो उसकी मौखिक कौशल का विकास होगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा इसका, सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यान, मातृभाषा का व्याख्यान होता है, आंशिक रूप से होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से होता है, या पूर्ण रूप से होता है, या नहीं होता, या होता है। तो भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्याख्यान है, जो योगदान है वह आंशिक रूप से होता है। सही उत्तर हो जाएगा ए, सही उत्तर ए हो जाएगा। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, चारों एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे के
अप्रभावित नहीं करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। ऐसा नहीं कि भाषाई कौशल जो है उसको एक क्रम से ही सीखा जाना है, लेकिन एक साथ सीखना जरूरी है, एक साथ वो सीखे जाते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, या भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो कौन सा सत्य नहीं है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, यही सही है। कह रहा है कि यही सही नहीं है। त्रुटियां अस्थायी नहीं होती हैं। त्रुटियां क्या होती हैं? भाषा सीखने संबंधी जो त्रुटियां होती हैं वो अस्थायी होती हैं। जब बच्चा सीख लेता है उसकी त्रुटि अपने आप ही क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो ये अस्थायी होती हैं, न कि अस्थायी। सही उत्तर होगा सी। बढ़िए आगे, प्रश्न नंबर 39। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत व्यापक आकलन करते समय या मूल्यांकन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों के श्रुतलेख को आप सर्वोपरि मानते हैं, या लिखित प्रश्नों को आप सर्वोपरि मानते हैं? लिखित प्रश्नों को आप सर्वोपरि मानेंगे, या पाठ से देखकर लिखने को आप सर्वोपरि मानेंगे, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानेंगे? तो किसको आप सर्वोपरि मानेंगे? तो बच्चों के द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा की सीखने या भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानना पड़ेगा और मानना चाहिए ही चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। आ जाइए प्रश्न नंबर 40। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य में कोई संवेदनात्मक कहानी, आतंकवाद पर आधारित निबंध, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र? नहीं। तो क्या हो जाएगा? बाल साहित्य पर कोई संवेदनात्मक कहानी होनी चाहिए। 40 का बी होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। पहली दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कला को समेकित करने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो कह रहा है कि चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास बच्चों को सही नहीं कर रहा है। चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास या बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, या बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। बिल्कुल ये भी सही होगा। क्या सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना सही नहीं होगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 42। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी है या मानक स्वरूप के लिए होती है। तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? कि बच्चे के प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा घर की भाषा यानी मातृभाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन क्यों देना चाहिए, प्रश्न यह पूछ रहा है। कह रहा सरल होती है इसलिए, बच्चे ने भी पूरी तरह से नहीं सीखा है इसलिए, या बच्चे की वह क्या है? भाषाई पूंजी है। बच्चा वही सीख करके स्कूल में आया है, तो वह क्या है? उसकी यह भाषा पूंजी है कि वह उस भाषा को जानता है। तो अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ प्रश्न कर रहे हैं, तो बच्चा अगर उस भाषा में बोल रहा है तो उसको स्थान देना जरूरी है। सही उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43। भाषा सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। कह रहा सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। ऐसा है क्या कि अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है? ऐसा नहीं है। अभिभावक
और कह रहा बच्चों को कार्य में व्यस्त रखने के लिए दिया जाना चाहिए या कापियां भरने के लिए दिया जाना चाहिए, या कापियों को भरने के लिए दिया जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य क्या है गृह कार्य का? सीखने को विस्तार देने के लिए, सीखने को विस्तार देने के लिए कि बच्चे ने स्कूल में पढ़ा, अब घर जाएगा, कुछ सीखेगा, कुछ लिखेगा, तो उसके जो सीखने का क्या होगा? विस्तार होगा, वो और अधिक सीखेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 44, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो देखिए होता क्या है साथियों कि जो भाषा अर्जन में सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह स्वाभाविक होती है। वह क्या होती है? स्वाभाविक होती है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है, नहीं, ये नहीं होगा। भाषा अर्जन में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, सभी गलत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर आपका 44 का बी। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल प्रश्न ध्यान से पढ़ना साथियों, प्रश्न को पढ़ना भी एग्जाम के टाइम में बहुत ही लाभकारी होता है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो उत्तर गलत हो जाएगा कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमने नहीं पढ़ा ही नहीं तो उत्तर गलत कर देंगे, उत्तर गलत कर देंगे। इसलिए प्रश्न को पढ़ना भी एक पढ़ने का तरीका भी उसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कह रहा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है या बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, यह भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है? बिल्कुल व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, भाषाई विकास में सहायक होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, ऐसा नहीं है। ये हो जाएगा 45 का ए। अब आते हैं साथियों अगले पैराग्राफ आपका आ गया। अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस पे आधारित उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। पैराग्राफ है, कह रहा कि सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलता दिखाई देते हैं। अब चलिए ये आप लोग पढ़िएगा, इस पे आधारित प्रश्न है आपके सामने। जो प्रश्न दिए गए हैं इस पे आधारित प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पढ़ करके इस पे आधारित इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पढ़ेंगे तो इसको। अब देखिए क्षितिज कह रहा किसे कहते हैं? प्रश्न आपके सामने है, क्षितिज किसे कहते हैं? कह रहा जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहां धरती और आकाश पास पास होते हैं, या जहां तक धरती दिखाई देती है, जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं साथियों, उसको क्षितिज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे आधारित अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 47 देखिए। यदि किसी का और छोर नहीं हो तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं है, उसका सीमा नहीं है, या उसका विस्तार अधिक है। अगर किसी का और छोर नहीं है,
कह रहा है अगर किसी का और छोर नहीं है, यानी और समझ रहे हैं, जहां से वह शुरू हुआ है, छोर जहां पर खत्म हुआ है, अगर किसी का और छोर नहीं है तो उसका अर्थ क्या होगा? बहुत से अधिक सिर हैं उसके, नहीं। कह रहा कि उसका सिरा नहीं मिलता है या उसकी सीमा नहीं है, तो उसकी सीमा नहीं है। जिसका और छोर नहीं है उसकी सीमा नहीं है। यह सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। आइए, फिट और इंसान शब्द है, फिट और इंसान शब्द है। कैसे? देशज, तत्सम, आगत या तद्भव। देशज, तत्सम, आगत और तद्भव। तो क्या है? आगत शब्द है। फिट और इंसान, फिट और इंसान जो शब्द है क्या है? आगत शब्द है। ठीक है, देखिए फिट जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आगत यानी बाहर से आए हुए शब्द। फिट अंग्रेजी भाषा का और इंसान अरबी भाषा का शब्द है। इंसान कैसा शब्द है? इंसान अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए क्या होंगे? आगत शब्द। देशज, दो जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे कहते हैं देशज। तत्सम, जो संस्कृत का हिंदी में जो कहते हैं प्रयोग होते हैं उसको कहते हैं संस्कृत, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। तद्भव, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, बदलाव के रूप में आए हैं, उनको कहते हैं तद्भव। उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो बाहर से आए हैं, जो बाहरी शब्द है उसको क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, उसको कहते हैं आगत शब्द। चलिए आगे बढ़िए। 49 नंबर, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दिया है? तो पैराग्राफ के अनुसार कह रहा किसी दुश्मनी रखते हो या किसी के लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते या किसी को जीने का अधिकार नहीं दे। अच्छा, प्रश्न नंबर 49 है, सॉरी साथियों, प्रश्न नंबर आपका है 49। 49 नंबर प्रश्न देखिए, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? कह रहा है पढ़ी जा रही पुस्तक से या खुली पुस्तक से, क्षितिज से या सभी जीवों से। तो इसके अनुसार किससे दिया गया है जीवन की उपमा? बर्नार्ड शॉ ने खुली पुस्तक से दिया है। सही उत्तर 49 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। अगर हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति के साथ हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 का डी होगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी। चलिए आ जाइए। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर से रहना चाहिए, मनमर्जी करने का, प्रकृति से प्रेम करने का या जीने का हक है, या जीने का हक है। तो क्या बता रहे हैं? प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको जीने का हक है, सबको अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। अपमान हमें आसमान हमें दिखाता है, रक्षा करने का वचन दिलाता है। आसमान हमें दिलाता है रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन या भय से छुटकारे का आश्वासन या भयभीत न करने का आग्रह, या भयभीत न करने का आग्रह। तो प्रश्न नंबर आपके सामने है 52। 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भय से छुटकारा का आश्वासन देता है। खुला आसमान यानी आसमान हमें क्या दर्शाता है, हमें क्या दिलाता है या क्या दिखलाता है, यह क्या हो जाएगा? भय से छुटकारे का आश्वासन, भय से छुटकारे का आश्वासन। प्रश्न नंबर 52 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? प्रश्न नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या इसमें नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं। भय शब्द है या स्वाभाविक है? स्वभाव में इक प्रत्यय जोड़ेंगे, इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा। जीव में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो जैविक हो जाएगा। प्रकृति में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्राकृतिक हो जाएगा। क्या प्रतीक हो जाएगा? प्राकृतिक। भय में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो भयित हो जाएगा। भाई नहीं, प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। सही उत्तर ए होगा। अपराध शब्द, अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अपराध शब्द क्या है साथियों? ये अपराध एक भाव है, प्रेम एक भाव है, शोक एक भाव है। तो सभी क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपराध एक भाववाचक संज्ञा है। आगे आइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला ये आपका
पैरा दिया है, इसको पढ़िए, उस पर आधारित अभी प्रश्नों के आंसर को हम लोग देखेंगे। इस पे आधारित प्रश्न को देखना देखिए और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए, कह रहा है चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती हैं और पहुंचाती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा। कभी चींटियों से पहले और संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान और रास्ता नहीं भूलती। कभी स्मृति में रखनी संजोकर दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती। कभी कभार मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध। फिर से एकजुट हुए। तो चींटियां कभी किसी से बैर नहीं रखती। क्या कह रहा है? चींटियां कभी किसी से ईर्ष्यालु नहीं होती, किसी से बैर नहीं रखती हैं। प्रश्न नंबर आते हैं, देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होगा। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? कह रहा है कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं। चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? कह रहा छूकर बातचीत कर लेती हैं चींटियां, या बोलकर, या संदेशों से। किससे? संकेतों से चींटियां आपस में बातचीत कर लेती हैं। संकेतों के माध्यम से चींटियां आपस में बात कर लेती हैं। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरे से जलन रखने वाला, या सबसे घृणा रखने वाला, या पाने की इच्छा करने वाला, या कुछ भी न चाहने वाला। तो क्या हो जाएगा? दूसरों से जलन रखने वाले को क्या कहते हैं? ईर्ष्यालु कहते हैं। प्रश्न नंबर 56 का ये। चींटियों के स्वभाव नहीं है ईर्ष्या करना, दौड़ भाग करना, संदेश पहुंचाना या जीवन को परखना। तो चींटियों का जो स्वभाव है वह कौन सा नहीं है? ईर्ष्या करना चींटियों का स्वभाव नहीं है। चींटियां कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखती, दुश्मनी नहीं करती, ईर्ष्यालु नहीं होती हैं। तो क्या चींटियों का जो स्वभाव है वह नहीं है ईर्ष्या करना। बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? वह पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, शत्रुओं की चुनौती से, मित्रों के सहयोग से। तो पूर्वजों के गंध से बिखरी हुई चींटियां क्या करती हैं? फिर से एक हो जाती हैं, फिर से एक हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 59। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां पहचानती नहीं है, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं या याद रखती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? 59 नंबर प्रश्न आपके सामने कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां याद रखती हैं। चींटियां क्या करती हैं? याद रखती हैं। काव्यांश में मगर का अर्थ क्या होगा? केवल होगा, परंतु होगा, घड़ियाल होगा, या मगरमच्छ होगा, मगर का अर्थ क्या है यहाँ पर? परंतु होगा, केवल नहीं, मगरमच्छ नहीं, घड़ियाल नहीं, क्या होगा? परंतु। 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं, अब आते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर, यह आ गया साथियों सामाजिक अध्ययन। यह आपका सामाजिक अध्ययन, इसमें अब आपके 60 प्रश्न होने वाले हैं सामाजिक अध्ययन में। चलिए, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साथियों राज्य सरकार का है? राज्य सरकार का है, तो बताइएगा कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना राज्य सरकार का काम है, या 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना राज्य सरकार का काम है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण वार्ता संबंध बनाना
राज्य सरकार का काम है। या 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना, तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना यह राज्य सरकार का काम है। और बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके किसके हैं साथियों? केंद्र सरकार के काम है। किसके हैं? केंद्र सरकार के काम है। सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 92, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की सबसे अधिक स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक है, क्यों? चलिए देखते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण वह छोड़ देती हैं, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण छोड़ देती हैं, या क्योंकि उनके नाम माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते इसलिए, या गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ दिया जाता है, दर अधिक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कह रहा लेन देन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, या अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जीवन बीमा जिंदगी के बाद भी। तो कौन सा कह रहा है कि विज्ञापन सामाजिक, कौन सा विज्ञापन जो है इसमें से सामाजिक नहीं है? तो सामाजिक कौन सा नहीं है? जीवन बीमा जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी, या किसी एक व्यक्ति का जो जीवन बीमा कराएगा उसी के लिए है, तो यह सामाजिक नहीं है। बाकी लेन देन गाड़ी लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, एक बूंद बचाएंगे ये सबके लिए है ना, प्रत्येक बूंद बचाइए, पानी की बूंद को बचाइए तो सबके लिए प्रयोग हो रहा है। या अतिथि देवो भव, अतिथि कोई एक नहीं है, सभी अतिथियों के लिए बात हो रही है, तो सही उत्तर डी होगा। प्रश्न नंबर 94, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उसे ध्यान दिया हो। कह रहा लैंगिक संवेदनशीलता पर, पीने के पानी, हत्याएं, या भवनों को गिराना। तो पीने का पानी ऐसा मुद्दा है जिस पर यह महत्वपूर्ण है, फिर भी मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है, फिर भी मीडिया उस पर कम ध्यान देती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी। सही उत्तर बी। अगर किसी की हत्या हो गई तो आप जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज होता है, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी होगा। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायपालिका के संदर्भ में इनमें से भिन्न प्रावधान कौन सा है? इनमें से भिन्न प्रावधान कौन सा है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, या शक्तियों का पृथक्करण, या एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को हटना बहुत कठिन है। नहीं, क्या हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का अलगाव, शक्तियों का बंटवारा, यही सबसे भिन्न है। आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 96, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के वासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है? डी के वासु गाइडलाइंस किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके से है, विभिन्न एजेंसियों के तरीके से है, या किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियों से है, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने से है, या स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है। तो डी के वासु गाइडलाइन संबंधित है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और उसे रोके रखने तथा उससे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके से संबंधित है। सही उत्तर 96 का ए होगा। बढ़ते हैं आगे। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? तो क्या निर्णय दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अध्ययन धर्मों के अवलोकन करना शामिल नहीं था, या इसमें समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों नौकरी के आरक्षण, स्वतंत्रता के अधिकार सरकार की आलोचना, या जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा अधिकार शामिल है। यही निर्णय दिया था। सही उत्तर आपका डी 97 का कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा शामिल है, हवा शामिल है। सही उत्तर आपका डी होगा। प्रश्न नंबर 98, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की
किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता इसमें? अधिगम के केवल शैक्षिक पथ पर बल देना। तो देखिए केवल शब्द दिया है ना, तो अधिगम के केवल शैक्षिक पद पर बल देना, पक्ष पर बल देना, इसी को शामिल नहीं किया गया है। विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना दिया गया है। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों के बीच सौहार्द दिया गया है, इसको महत्व। व्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल देना दिया गया है, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 99 नंबर प्रश्न। एक नए प्रकार के कार्य को देने के पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों से अवश्य बताना चाहिए। अपने विद्यार्थियों से अवश्य बताना चाहिए। प्रश्न नंबर 99 सही उत्तर आइए देखते हैं क्या होगा। सही उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि किसी एक कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है? इस कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव के बारे में या अपनी आकलन कार्य पर आधारित होगा या होगी? अंतिम परिणाम नहीं, सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों ए, कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उनकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं हैं कि आप लोग कर सकते हैं। सही उत्तर ए। आ जाइए प्रश्न नंबर 100। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों में व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। कह रहा थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। कौशल से परिपूर्ण तथ्य सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदल देने की दृष्टि रखता है। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है। अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है या एक कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। नहीं, क्या हो जाएगा कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं की दृष्टि में बदल देता है या दृष्टि रखता है। सही उत्तर बी होगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 101। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट का उपयोग किस पर आधारित है? विषय आधारित। उनमें संग्रहण की विशेषता नहीं, या यदि पठन सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूहों के कार्य करने के लिए नहीं। सही उत्तर हो जाएगा साथियों इस पर विषय आधारित कार्यों से पर आधारित है सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य। सही उत्तर 101 होगा। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों बी। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों एवं अवधारणाओं की शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। सही उत्तर होगा बी 102 का। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर प्रश्न। सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? तो कौन सा इसमें सही कह रहा कि कौन सा सर्वेक्षण परियोजना है, विषय पर समूह चर्चा है, या कंप्यूटर आधारित, या कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुत करना, या निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा करना। इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही है? 103 नंबर प्रश्न का पहला ही सही हो जाएगा, सर्वेक्षण परियोजना। कह रहा सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समझने के लिए उपयुक्त है? किसके लिए समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से घट रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई? सर्वेक्षण परियोजना करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा, जांच करना होगा, तभी तो समझ पाएंगे। तो सही उत्तर ए होगा। चलिए आते हैं आगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 निम्नलिखित में से किसके लिए स्वीकृत कार्य विकसित करने का सुझाव दिया था?
विस्तृत करने का सुझाव दिया था। तो चलिए, सबसे किसने दिया था? विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में नहीं, अब लड़के लड़की शिक्षा के लिए मानसिक रूप से नहीं, क्या है? विकलांग बच्चों के नियमित रूप से नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, पढ़ने से संबंधित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006। याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 संबंधित है विकलांग बच्चों के सह शिक्षा से संबंधित, यानी नियमित स्कूल में पढ़ने के लिए, पढ़ने से संबंधित है। सही उत्तर ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 105। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिसकी उसकी इच्छा, जिससे उसकी अच्छे तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजो और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढे। बिल्कुल यही सही हो जाएगा 105 नंबर प्रश्न का ए। चलिए आगे 106, निम्न में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? अधिक प्रयोग किया गया है तो कहानी बोर्ड का अधिक प्रयोग किया गया है। 106 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका बी। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को विद्यार्थी इतिहास, भूगोल, भारत, राजनीतिक या सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका भी, कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को सुपरिचित सामाजिक या वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा पूछे गए प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थियों के जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना, जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना। प्रश्न नंबर 108, प्रश्न नंबर 108 कि सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तकें देश के सभी भाषाओं, विशेष संविधान सूची 8वीं में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। सभी भाषाओं में कोई पाठ्य पुस्तक लिख दी जानी चाहिए, एक ही पाठ्य पुस्तक। या क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए दर्ज करना चाहिए, उजागर किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों के सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। या स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा 108 का डी। 109 नंबर प्रश्न, विद्यार्थी को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में क्या करना चाहिए? स्कूलों को क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उन्हें अच्छे से उदाहरण मांगने चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहें और उनसे अच्छे उदाहरण मांगे, उन्हें अच्छे उदाहरण मांगे जो बच्चों के हित में हो। जो किसके हित में? बच्चों के हित में हो। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 110, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हो तो आंदोलन जारी करने के लिए सजग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को मुद्दे पर उनके राज्य सरकार द्वारा प्रयासों की जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों के क्षेत्र में सरकारी भूमिका को याद करवाया जाए। नहीं, सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इसमें राज्य सरकार कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल एवं यातायात आदि के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। उनका विचार स्वतंत्र हो कि वह किस प्रकार के विचार बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 111, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता, प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
पर्यावरणीय चिंताओं तथा उसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। सही उत्तर हो जाएगा 111 का साथियों बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं 112 कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देते हैं, ऐसे उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सामग्री शामिल हो, ऐसी रणनीतियां जिसमें विद्यार्थी लंबे समय तक तथ्य याद रखने में, मानसिक चित्र जो सूचना को तुरंत याद रखने में। तो बच्चों को रटवाना नहीं है, बच्चों को याद नहीं करवाना है, ऐसे तरीकों को खोजना है जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता को बढ़ावा दें, जो रचनात्मकता और आलोचनात्मकता को बढ़ावा दें। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे आते हैं। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है, क्या होता है? आत्मसंयम के कौशल, आत्मसंयम के कौशल में सुधार सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों के विचार को सोचने के योग्य बनाना, अधिगम निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना या स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है। 13 का हो जाएगा डी। आ जाइए। सूचना छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्व में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? विश्लेषण करना, स्मरण करना, प्रयोग करना या बोध करना। तो क्या हो जाएगा भाई? विश्लेषण करना। क्या सही उत्तर होगा? सूचना को छोटे छोटे भागों में क्या करना? बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करना। अंश जो छोटा अंश और पूरे में क्या करना? संबंध स्थापित करने की योग्यता को कहते हैं विश्लेषण करना। कहते हैं विश्लेषण करना। 115 नंबर प्रश्न आ जाइए। शिक्षक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? निम्नलिखित में से अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइएगा। सही उत्तर इसमें से क्या होगा कि विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा से पहले नए विषय पढ़ने के लिए कहें। विद्यार्थियों को सबसे पहले नए विषय पढ़ने को कहें या नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें या कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें या मूल विषय के प्रति उत्साह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। कम से कम 2 बार गृह कार्य दें या नई विषय सामग्री को प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें या चर्चा करने से पहले विषय को पढ़ने के लिए कहें। नई कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और सारणी लागू करें। क्या करें? सारणी लागू करें। सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर हो जाएगा साथियों 115 का सी। बढ़ते हैं आगे। 116 प्रेरक अधिगम इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस अधिगम के विपरीत है? गुणवत्ता अधिगम, संरचनात्मक शिक्षण या अनुकरणात्मक या अनुरूपण नकल करना या प्रतिपादक शिक्षण। तो किससे विपरीत है? प्रतिपादक शिक्षण से विपरीत है। प्रतिपादक शिक्षण से विपरीत है। चलिए आगे आते हैं। 117 निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? प्रभावकारी चिंतन के संबंध में सत्य है। तो अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्यक्ष अधिगम स्थिति के नवीन वातावरण का निर्माण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा बी। बढ़ते हैं आगे। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन।
या स्वदेशी आंदोलन। तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो उस वर्ष पूरे भारतवर्ष में चल रहा था। उस समय पूरे भारतवर्ष में चल रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। किसने? ताराबाई शिंदे या राम सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई या बेगम रोकैया। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री और पुरुष विदुषी यानी महिला की बात कर रहा है, तो ताराबाई शिंदे या राम सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई या बेगम रोकैया। तो किसने किया था भाई? स्त्री और पुरुष की तुलना पर लेख लिखा था ताराबाई शिंदे ने। लेख लिखने का काम किसने किया था? ताराबाई शिंदे ने। चलिए प्रश्न आगे आते हैं 120। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? कि जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, या संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, या लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो हो जाएगा आपका 120 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, क्या सही होगा? तो चलिए सही उत्तर होगा भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए 19वीं सदी में ईसाई मशीनरी स्कूल खोले गए, या भारत में क्रिश्चियन शिक्षा लागू की गई। कौन सी शिक्षा लागू की गई? क्रिश्चियन शिक्षा लागू की गई। किस लिए? क्योंकि भारतीय लोगों को, ताकि भारतीय लोगों को कंपनी या सरकार के प्रति वफादार बनाया जा सके, कंपनी या सरकार के प्रति वफादार बनाया जा सके। चलिए आगे आ जाइए। प्रश्न नंबर 121। 19वीं सदी में ब्रिटिश के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? कह रहा 19वीं सदी में कह रहा भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, या भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, या भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया, या भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। तो भारत में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। क्या बन गया? भारत ब्रिटिश उद्योग के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ ही। चलिए 122 नंबर प्रश्न। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। कह अस्थाई समझौता, पाटीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता या मालवाड़ी समझौता। तो 122 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। 122 का सही उत्तर हो जाएगा ए। और अस्थाई समझौता यह किसने शुरू किया, यह किसकी देन है? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। आ जाइए अगला प्रश्न 123। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस सक्रिय भाग लिया था, यानी किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो चलिए उत्तर दीजिए 123 नंबर प्रश्न का कि बेगम हजरत महल कहां से इन्होंने भाग लिया था? तो कब की बात कर रहा है साथियों? यह हो रहा है 1857 की क्रांति की बात कर रहा है।
और बेगम हजरत के बारे में कह रहा कि उन्होंने कहां से नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था कहां से, लखनऊ से। और कानपुर से आप सभी लोग जानते हैं तात्या तोपे या नाना साहब। आगे बढ़ते हैं 124 निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो देखिए किस अधिनियम के तहत, तो हुआ यूं साथियों, ये 1857 की क्रांति के बाद की बात है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के यानी बाद की बात 1858 ईस्वी में, यह 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत, 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत यह भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी भारतीय प्रशासन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी अब किसके हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश राजा के हाथों में चला गया। चलिए आते हैं आगे 125 मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे, पानी लाने वाले थे। पाइक क्या थे भाई, पानी लाने वाले थे या अनिवार्य सेना के सदस्य से बलातू मजदूर थे या बनाम काम करने के मजदूर थे। तो क्या थे ये, अनिवार्य सेना के सदस्य थे। पाइक क्या थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे। चलिए आगे मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे। तो मणिग्राम और नानदेशी चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां थी या चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो ये क्या था साथियों, मणिग्राम और नानदेशी या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। चलिए आ जाइए, कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं, उसके साक्ष्य पाए गए, कहां पर पाए गए, उसके स्थान दिए गए हैं, वर्तमान राज्य दिया गया है और ये नाम दिया गया है, ये कहां पाए गए हैं, इसका मिलान करना है आपको, इसका मिलान करना है। बताइएगा क्या सही उत्तर होगा, क्या सही उत्तर होगा। कह रहा है चिरौद, चिराद कहां मिला, तो चिरांद मिला है कहां पर साथियों, ये बिहार में मिला है, ये कहां मिला है, बिहार में। और कह रहा है कोल्डीहवा, तो कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश की बात है, कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश की बात है। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहां का है, कश्मीर की बात है। और हालूर, हालूर आंध्र प्रदेश की बात है। यानी ए का 4 हो गया, ए का 4, ए का 4, ए का 4, सी सही हो जाएगा साथियों। ए का 4, 2 का 2 और 3 का हो गया 1 और 4 का हो गया 3, डी का हो गया 3। तो सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 128 ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया है कितनी बार, 12 बार, 1 बार, लगभग 1000 बार या 100 बार, लगभग 1000 बार या 100 बार। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का जो नाम आया है साथियों, इसका एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का, गंगा और यमुना है ना, गंगा और यमुना नदी का एक बार इसका नाम आया है, इन नदियों का। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से किस विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में कौन सी विशेषता समान है। कह रहा मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होगा या अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल यही सही, ये दोनों में समान था कि अधिक पाने की जो निरंतर इच्छा है उसको किसी मध्य मार्ग के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यह बौद्ध और जैन धर्म की दोनों की समानता है। चलिए आ जाइए आगे। निम्न में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों यानी जो देशी लोग हैं, देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से है। देशी लोग, इसका संबंध किस जाति से है, किसने कहा था, घासीदास ने, ज्योतिबा फूले ने, हरिदास ठाकुर ने या श्री नारायण दास ने, या श्री नारायण दास ने। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। प्रश्न नंबर 130, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने।
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले ने कहा था कि भारत की जो जमीनें हैं वह किसकी नहीं है? उच्च जातियों का, उनकी भूमि का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में जमीन पर किसका अधिकार है? जो देशज लोग हैं। यह कथन किसका है? ज्योतिबा फूले का। आगे आ जाइए। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन सही है? दीवाने आम और दीवाने खास, चलिए कौन सा कथन बताइएगा इनमें से सही है? तो प्रजा में संतोष बेहतर शासन, प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, या अपराधी की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, या ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, या राजा न्याय छोटे बड़े का एहसान मानता है। तो क्या प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है? यह दीवाने आम बनवाने का यह क्या था? संदर्भ में सही कथन है। तो क्या हो जाएगा? 131 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तर। 131 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के चिनलेपुट जिले में उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? चलिए देखिए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। 132 का सही उत्तर बताइए। वे जिनके अपने घर थे वे सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। या 35 से 40 वर्ष की आयु के लोग, वेदों के ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वह तमिलनाडु के तमिलनाडु के चिगनलेपुट जिले में उत्तर मेरूर शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण ये सदस्य नहीं बन सकते थे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख या ग्राम भेजका के विषय में सत्य नहीं है? राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। सही नहीं है करा। प्राय उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूर लगाया करता था। सही है। वह प्राय बड़ा भूस्वामी होता था। सही है। उसको पद विरासत में मिलता था। यह भी सही है। राजा ने उसकी टैक्स करने के लिए प्रयोग नहीं किया। यही सही नहीं है। उसका टैक्स करने के लिए रूप में भी उसका प्रयोग हुआ था। आ जाइए आगे। मृदा के कौन से गुण निर्धारित जनक चट्टान करती है? मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जनक चट्टान यानी चट्टानों से मृदा का जमाव, रासायनिक गुण या परंपरा या पारगम्यता एवं संरचना, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, या मृदा की मोटाई का। तो सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक गुण, या पारगम्यता एवं संरचना। ये मृदा के इस गुण को निर्धारण करने का काम कौन करती है? जनक चट्टाने यानी जिन चट्टानों से मिट्टी बनती है। हो जाएगा आपका 20 सही उत्तर। आते हैं आगे। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बृहद खान या खनन, सेंट्रल निष्पादन या उत्खनन। तो कहलाता है आपका बृहद खान खनन कहलाता है। हो जाएगा 135 का ए। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्नलिखित में से कहाँ स्थित हैं? दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिण अफ्रीका में बताइएगा कि दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण भारत में कहाँ पाई जाती हैं? जिन्हें दक्कन पठार भी कहा जाता है, जिन्हें दक्कन पठार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अरावली पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। चलिए 136 का ए। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रिया, तृतीय क्रिया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, या द्वितीयक क्रिया। तो बताइए सही उत्तर 137 का
क्या होगा कि कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं द्वितीयक क्रिया, क्योंकि कच्चा माल जो है वह होता है प्राथमिक, वह क्या कहलाती है? प्राथमिक कृषि या प्राथमिक क्रिया कहलाती है, लेकिन उसी को अधिक मूल्यवान में बदलने की जो क्रिया होती है वह होती है द्वितीयक क्रिया, और जो बाजार में आ गई वह होती है तृतीयक क्रिया, वो होती है तृतीयक क्रिया, तो द्वितीयक क्रिया कहलाती है। आ जाइए 138, अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अमेरिका की म्यूजिक बैंड है, पर्यावरण वृत्त चित्र है, या पर्यावरण पर वृत्त चित्र है, या उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं, या कीनिया के धूमतून या खाना बदोश हैं। नहीं, उत्तरी अमेरिका के क्या है? कबीले हैं। पैच यानी अपैची और क्रो उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। आ जाइए आगे 139, निम्न में से कौन सा सनराइजर उद्योग का एक उदाहरण है? कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी या खाद्य तेल? सूचना प्रौद्योगिकी या खाद्य तेल। तो सनराइजर उद्योग का उदाहरण क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी है। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलोद्यान यानी सबसे अधिक फल कहाँ उगता है? भूमध्य क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में, या ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का लॉरेंस क्षेत्र, या भारत की कश्मीर घाटी। तो भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। सबसे अधिक फल यहीं पर भूमध्य क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी कहते हैं इसको, या भूमध्य क्षेत्र या भूमध्य सागरीय क्षेत्र भी इसको कहते हैं। यह क्षेत्र फल के उत्पादन के लिए बहुत ही विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, ये सारे फल इन जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपको क्या सही उत्तर? ए। चलिए आगे आते हैं 141, निम्न से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं या शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, यह नौकायन में सहायता करता है। या समुद्र धाराओं का क्षेत्र, या उच्च ज्वारीय क्षेत्र, या कम ज्वारीय क्षेत्र। तो नौकायन में जो सहायता करती हैं, जो बंदरगाहों के आसपास की जो क्षेत्र होता है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, यह नौकायन में सहायता करती है। इससे संबंधित प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में हम लोग देख चुके हैं। चलिए आते हैं आगे कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करता है कौन? समताप मंडल करता है, या आपका तापमंडल करता है, बाह्य मंडल या मध्य मंडल? तो वापस पृथ्वी पर प्रसारित करने का काम कौन करता है? तापमंडल करता है। आगे आ जाइए, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। कह रहा है निषेध हो तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। या निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, या पक्षियों की सापेक्ष संख्या के साथ प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए तो पर्यावरण संतुलन बदल जाएगा। मानव गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती हैं तो बदल जाएगा। नहीं, ये सभी तो सही है, लेकिन क्या है? बिगड़ जाता है। किससे? निर्वनीकरण यानी जब वन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तथा भू अपरदन चलता रहे और भूमि का कटाव चलता रहे, भूमि बहती रही, बह करके समुद्र में या नदियों में मिलता रहे, तो क्या हो जाएगा? ये से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा विकल्प पोषणीय या दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये का व्यवहार में परिवर्तन, ये तो है। मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, ये तो है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यह दीर्घजीवी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। दीर्घजीवी विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। भाई प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करेंगे तो दीर्घजीवी कहाँ होगा? अल्पजीवी होगा, कम ही समय में समाप्त हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दो शहर यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दो शहरों के बीच का जो समय का अंतर होगा
इन दोनों के बीच के जो समय का अंतर होगा वह कितना होगा, इन दोनों के बीच के जो समय का अंतर होगा वह कितना होगा। कह रहा है 1 घंटा यानी 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटा या आपका हो जाएगा 30 मिनट। तो देखिए कह रहा कि ग्रीनविच 0 डिग्री रेखा से पूर्व में 15 डिग्री, पूर्व में 15 डिग्री और पश्चिम में 15 डिग्री, पश्चिम में 15 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रीनविच रेखा के जो मानक समयांतर का जो समय होता है वह कितना होता है, देशांतर समय। एक डिग्री रेखा यानी 1 से 1 बढ़ते हैं तो ये कितने का समय लेता है, 4 मिनट का। कितने का समय, 4 मिनट का। तो 15 डिग्री जाने के लिए 15 चौका 60 मिनट यहाँ हो जाएगा और 15 चौका 60 मिनट इधर हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट यानी 1 घंटा, 2 घंटा। 120 मिनट यानी 2 घंटा। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम नियोगकर्ताओं यह संबंधित है, न्यूनतम वेतन अधिनियम संबंधित है किससे, न्यूनतम वेतन अधिनियम साथियों यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यही सही है। जैसे मान लीजिए गेहूं की बिक्री जो सरकार तय करती है, गेहूं या धान की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार निश्चित करती है। मान लीजिए सरकार ने निश्चित कर दिया गेहूं का मूल्य कि 2500 से नीचे तो नहीं होना चाहिए, 2500 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे गेहूं का मूल्य नहीं होना चाहिए, यानी इससे नीचे नहीं होगा। वही कह रहा है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से यानी निश्चित कम से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर होगा डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित करता है? अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद है वह क्या है साथियों, अस्पृश्यता का अनुच्छेद क्या है, 17 है। क्या है, 17, जिसको कहते हैं छुआछूत अधिनियम अस्पृश्यता। सही हो जाएगा इसका उत्तर आपका डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जीने का अधिकार संबंधी अधिनियम क्या है, 21 है। चलिए जीवन के प्रति अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, जाति, लिंग, धर्म या गरीबी? तो भारत में असमानता का मुख्य कारण है गरीबी। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, अगरीबी। जिनके क्या है, गरीबी है। असमानता यानी जो गरीब हैं, गरीबी हैं, जिनके पास पैसा है वे अमीर ही हैं, अमीर होते ही जा रहे हैं। तो असमानता का कारण पूछ रहा, तो क्या है, गरीबी है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 को निष्पादित करता है। यह कह रहा कि न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करने की शक्ति प्रदान करता है या नगरों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, नगरों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है, या यह नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो यह क्या करता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यह नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। चलिए आते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कह रहा पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। आर्य समाज के अनुयायियों पर यह लागू नहीं होता, गलत है। परिवार में केवल पुरुष अथवा पुरुष के सदस्य ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार है, यह भी गलत है। केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति की संपत्ति में अधिकार है, ये भी क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदू अधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? यही सत्य है कि पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा है, बराबर का हिस्सा है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आपका
प्रश्न। ये आपके 120 प्रश्न हुए समाप्त आज के प्रैक्टिस सेट। अब कल मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे, आपका कुछ सहयोग हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों।